नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो सभी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमें अप्रिसिएट करते हैं और लगातार हमारा सहयोग करते हैं। सभी छात्रों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूं जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आप सभी लोगों को सब कुछ मेहनत करके हर एक विषय की सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम के पहले पहले। बस आप हमारा सहयोग करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दिखा दीजिए इस बार अपनी ताकत, दिखा दीजिए इस बार अपनी ताकत को। इस बार बता दीजिए कि हम भी कुछ हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। लगा दीजिए अपना जुनून, जी जान से लग जाइए। और एक बार लगना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू निकलने चाहिए और दुख के आंसू तो निकलने ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। दोस्तों आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, इसीलिए मैंने क्या किया, एक और क्लास प्रारंभ कर दिया। अब एक और क्लास आपको मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी सीटेट की ही 2022 ज्योग्राफी वाली क्लास, मैपिंग वाली क्लास। हर वो चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और कहीं ना कहीं आप एक दो नंबर से जो पीछे आते हैं, अब एक भी नंबर से आप पीछे नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसी क्लास के बाद दूसरी भी क्लास हमारी चलेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक क्लास को अच्छे से फॉलो करते चलिए। आइए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी की पेडागोजी के MCQ से। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है दोस्तों, प्रश्न को करिएगा अच्छे से, ईमानदारी से। प्रश्न ये है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा, प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन ऐसा है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। दोस्तों आप बताइएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन कहता है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों, चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा में सहायक होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न को देखकर हमारा दिल बड़ा हैप्पी हो जाता है कि वाकई में आयोग ने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए प्राइमरी, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन ये असत्य है, मतलब कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में, यानी पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो अगर सुधार के नाम पर बच्चों को मारा जा रहा है और बच्चों को डांटा जा रहा है तो ये मान के चलिए अरुचियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, आपसे ये पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है, आपको ये बताना है। चलिए दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। देखिए बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर भाषा सबसे अच्छी होगी वहाँ पर सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यानी कि अपने आप को अच्छे कर लेंगे। बिल्कुल अगर देखा जाए तो सही बात है, ऐसा बच्चे कर लेंगे जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा। आप सोचिए एक बार, जहाँ अंग्रेजी बोली ही जाती हो, जहाँ हिंदी बोली ही जाती हो, ऐसे एनवायरनमेंट में आपको डाल देंगे तो आप क्या करेंगे, आराम से आसानी रूप से भाषा को सीख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जब आते हैं तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं वे भाषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर ता लगाना है। मतलब जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खेलने जा रही थी, तो कई बार बच्चे जा रहा था वहाँ शब्द लगा देते हैं, तो ऐसे वजह से कहीं ना कहीं वे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की।
बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है दोस्तों वो गलत हो जाता है। यहाँ पर असत्य की बात की जा रही है और 3 जब सत्य मिल गए तो एक तो हमें असत्य ढूंढ ही लेना चाहिए। बिल्कुल यहाँ बिना सोचे हुए हमें पहला मतलब कि एक तरीके से चौथा ऑप्शन लगा देना चाहिए। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़े ही अच्छे हैं, जवाब जल्दी से दीजिएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग जुड़े रहिए और धैर्य बनाए रखिए, प्रश्न को करते रहिए। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार हमें सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए बात करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी लोगों को शेयर कर दिया करो, जितने भी लोग हैं सबको बोलो, जुड़िए जल्दी से, प्रवीण सर के साथ जुड़िए और तुम भी सही करिए और देखते हैं कितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होते हैं, कितने मेरे सही होते हैं। कर डालिए कंपटीशन, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बुला लीजिए अपने दोस्तों को और बता दीजिए कि देखिए हम कितना पढ़ते हैं और आप कितना पढ़ते हैं, यहीं पर तय हो जाएगा, आज ही मैदान में तय हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसी के साथ ऑप्शन के बारे में। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पहला ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा असत्य है, वैसे ही यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन, मतलब जहाँ पर क्या होता है कल्चरल डिफरेंसेस होती हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में ही बनती हैं। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन कहता है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक, जबकि भाषा अधिगम प्रयास एवं पूर्ण होता है। जल्दी से इसका जवाब बताइए। बहुत सारे छात्र समझ गए होंगे, जवाब देते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं ज़्यादा लेट कर देता हूं तो थोड़ा से टाइमिंग बढ़ जाती है। अब मैं सोच रहा हूं कि टाइमिंग आपके ना बढ़ाऊं और बस उसी समय रहते ही आपके प्रश्नों को सॉल्व करवा दूं। अच्छा, बात करते हैं इसमें कि पहले ऑप्शन से हम चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कौन गलत कर सकता है? ठीक है, जितने आप सोचिए कल्चरल डिफरेंसेस जो है भाषा अर्जन भी करेंगी, भाषा अधिगम को भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेंगी दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं, विभिन्न कॉन्सेप्ट जो है मातृभाषा में ही बनती हैं। बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पर कुछ भी नहीं छुप रहा है, सब सही दिख रहा है। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। एक बार चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हम तीसरे में चलते हैं। अच्छा भाषा, चलो तीसरे में बात कर लेते हैं। कुछ छात्र सोच रहे होंगे अच्छा तीसरा, एक बार देखिए तीसरे में बात कर नहीं रहे हैं सर। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक बार सही लग रहा है, अभी देखते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा सीखना, भाषा को अडॉप्ट करना, अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो भाषा को सीखने में क्या दिक्कत है? सोचिए, बिल्कुल सरलता और सहजता से, स्वाभाविक रूप से, कृत्रिम रूप से अगर देखा जाए तो हम भाषा सीख सकते हैं। और जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल भाषा को सीखने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि एक तरीके से प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा भी सही हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जब चारों सही होंगे तो गलत कौन सा है? हाँ देखिए, गलत इसमें तीसरा है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। लिया जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिया जाता है ऑप्शन होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है पहले प्रश्न के, मतलब प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कुछ ट्रिक, बहुत जल्द ही मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जहाँ आपको लगेगा कि वाकई में अब मेरे कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता रहेगा ना, उसको आप अपने दिमाग से लगा लेंगे। बहुत जल्द ऐसी सीरीज में साझा करने वाला हूं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिए, जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं वे दूसरों को जल्दी से शेयर कर दें और फटाफट शेयर कर दें और जल्दी से लाइक कर दें। लाइक पर बटन चली जाने चाहिए, हाथ चला जाना चाहिए। चलिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक वहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण होनी चाहिए,
भाषा के व्याकरणिक नियम पता होना चाहिए और पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर करवा देना चाहिए और भाषा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? बहुत सारे छात्र जुड़ गए हैं और लगातार वे आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आंसर देते ही चलिए और सभी छात्रों को जोड़िए। जो लोग जुड़ चुके हैं वे दूसरों को फ़ोन कर दें जल्दी से एक बार। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं चौथे से इस बार चलते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सर्वाधिक कारक। अच्छा देखिए, चारों तो सही हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए चारों ऑप्शन सही है। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक कौन सा है, तो इसका मतलब चारों सही हैं। फिर से जब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो इसका मतलब ये हो जाता है चारों सही हैं। जैसे आप सोचिए, किसी माता और पिता के 4 पुत्र हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छा वाला बेटा कौन सा है उनका, तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि 4 पुत्र हैं उसमें, और 4 में अगर देखा जाए तो उसमें से कौन सा अच्छा ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि चारों हम सही दे रहे हैं, आपको यही बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक, अच्छा भैया बिल्कुल अगर देखा जाए तो सही है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर के भी माध्यम से अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बिल्कुल सीख जाएंगे, और भाषा के व्याकरणिक नियम अगर हम बताते हैं तो अच्छे से सीख जाएंगे। और लेकिन समृद्ध भाषिक वातावरण, अब सोचिए एक बार कि अगर किसी बच्चे को भाषा सिखानी है, तो एक काम कर लीजिए ना, काहे लिए इस सब चीज़ों के लिए परेशान हैं। आप व्याकरण बता रहे हैं, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं और भाषा पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? सीधा और सीधा उसे भेज दीजिए। अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है, कुछ मत करिए, सीधा भेज दीजिए चाइना कह रहा हूँ, सीधा भेज दीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, सीख कर आ जाएगा। ठीक है, इतना पैसा काहे खर्च कर रहे हैं? 3,000 रुपये, 8,000 रुपये स्पीकिंग कोर्स के लिए, सीधा आप चाइना भेज दीजिए, अमेरिका। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या, 3,000 के वजह 80,000 डिस्टर्ब करें, यानी कि पैसा बर्बाद करें। देखिए, अगर बच्चों को सही वातावरण मिल जाता है भाषा के लिए, तो बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। शायद अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बच्चे जो हैं विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं। चारों कौशलों को, 4 वे कौशल कौन है? रीडिंग राइटिंग और दूसरा कौन सा है? स्पीकिंग। और एक और बताइएगा जल्दी से, स्पीकिंग जल्दी। अरे भाई, LSRW, L फॉर लर्निंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक कहा जा रहा है, चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बच्चों को विद्यालय में आने से पहले फिर बच्चे क्या करते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार कर लेंगे। सोचिए एक बार, क्या रीडिंग लर्निंग मतलब एक तरीके से स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब पर आ जाएंगे, सीख जाएंगे, बोल लेंगे, लिख लेंगे, सब पर ऐसा हो जाएगा। विद्यालय के आने के पहले, अगर विद्यालय के आने के पहले ऐसा हो जाता तो फिर विद्यालय क्यों आते? तो ऑप्शन नंबर पहला गलत कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे। अब कोरी स्लेट होते हैं, इतना भी नहीं भाई, इतना भी नहीं, इतनी भी बेइज्जती मत कर दीजिए बच्चों के कि बिल्कुल कोरे कागज़ के समान बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले। नहीं भैया, बहुत कुछ सीखे रहते हैं, उनकी मम्मी बहुत कुछ सिखाए रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत काट देते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं यार, आप बेइज्जती करा दिया हमारी। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा भी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उसके पहले बहुत कुछ सीख कर आते हैं। कुछ भाषा तो उन्हें आती ही रहती है, इतना तो बोल ही लेते हैं। आप जब सोचिए एक बार, याद करिए, जब बच्चे के विद्यालय में एडमिशन होता है तो उस समय आप पूछते हैं आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, और आप रहते कहाँ हैं, आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इस तरह के जब प्रश्न
प्रश्न आप बच्चों से पूछते हैं तो उसका जवाब बच्चा देता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ ना कुछ तो भाषा सीख कर आते ही हैं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर हमें दूसरा बिल्कुल सही कर देना चाहिए, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या समझ में सब कुछ आ रहा है तो एक बार जल्दी से फटाफट सभी लोग करिए यस सर, हमें क्लियर है सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब हो जाता है दोस्तों एक्वायर करना, मतलब भाषा को एक तरीके से अडॉप्ट करना, सीखना कह सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं, जवाब दीजिए। आप लोगों से बेहतर कौन जवाब दे सकता है, आप लोगों से बेहतर कौन है भला यहाँ पर, जल्दी से दीजिए जवाब। भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर देना चाहिए, भाषा का व्याकरण पढ़ा देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। देखिए कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। और कई बार आप क्या सोचते हैं, 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। सोचिए भैया 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में क्या आप करेंगे, किस तरह का दिमाग लगाएंगे, क्या आप बड़ों का दिमाग लगाएंगे? अगर बड़ों को दिमाग लगाएंगे तो उसी तरह से आपका ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ बात करते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए भाषा का शिक्षण करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, भाषा पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पाठ्य पुस्तक, वाह भाई, भाषा सिखाने के लिए ये सब सारी चीज़ें करेंगे 1 से 5 तक। और व्याकरण पढ़ाने लगेंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, ठीक है, कहेगा मास्टर पता नहीं पागल हो गया है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हमारे सब सर के ऊपर से चला जा रहा है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करेगा, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ों का छोटा छोटा इस्तेमाल करेगा जिससे बच्चे को सीख पाए, ठीक है। तो भाषा अर्जन में देखा जाए तो भाषा के विभिन्न रूपों का, जैसे कि अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए, थोड़ा से व्याकरण पढ़ा जाए, थोड़ी सी किताब पढ़ा दिया जाए, थोड़ा से भाषा को पढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब ये है ये जो तीनों है ना, इसका तीनों का रूप अगर देखा जाए तो इसी में कहीं ना कहीं समाहित है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा सोचिए 1 से 5 तक के बच्चों में हिंदी के सिलेबस देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखा है तो आज जाकर देख लीजिए एक बार हिंदी के सिलेबस को, आपको सारी बातें यहाँ वाली यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। चलिए अगर अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ देखें सर कहाँ देखें, आपको देखना है एनसीईआरटी में मेरे दोस्तों। चलिए बात करते हैं बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका एक निहितार्थ है यह है कि मतलब कैसे बच्चे भाषा स्वयं से सीखते हैं। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य ही भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। वाह अद्भुत है ये प्रश्न, ये प्रश्न बड़ा ही अद्भुत है। जवाब दीजिए। अगर आप मेरे ट्रिक से चलें तब भी एक विकल्प को आप हटा सकते हैं, अगर आप मेरे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तब भी एक प्रश्न आप हटा सकते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं भैया, स्वयं स्वयं। आप सोचिए एक बार, स्वयं कहाँ से करेंगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। परिवेश का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो बताइएगा जैसे देखिए बच्चों को अत्यंत सरल भाषा, एक तो हम ऐसा काम कर लेते हैं, पहले चौथा को इसलिए कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब हमें 3 के बारे में सोचना है, ठीक है, 3 के बारे में सोचना है। अच्छा अब हमें दूसरा भी यहाँ पर क्या लग रहा है थोड़ा से, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। क्या बात कर रहे हैं, बेइज्जती करवा दे रहे हैं आप, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा जो होता है गलत हो जाता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है भाई। अब बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, उनका परिवेश स्कूल भी है दोस्तों, उनका परिवेश केवल घर नहीं स्कूल भी है। ऑप्शन नंबर बी जो होता है गलत हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इतना ज़्यादा सरल भाषा का भी एनवायरनमेंट आप ना क्रिएट कर दें जिससे बच्चा कुछ भी ना सीखे। मतलब कहा नहीं जाता, इतना भी किसी की सुविधाएं ना दें कि जिससे वो पढ़े ही ना। देखिए पढ़ाई तभी होती है जब परेशानी होती है, समझ रहे हैं नहीं, जब परेशानी होती है तभी मेहनत होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे ऑप्शन के। यहाँ सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि भाषा को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो सारा कुछ कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीज़ें, जो भी चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें इसमें निहित हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा जो होता है सही हो जाता है। बहुत सारे छात्र बिल्कुल हैप्पी हो गए होंगे क्योंकि उनका अगर सही हो गया होगा तो। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और भाषा का प्रयोग सिखाना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्राइमरी लेवल के बच्चे को भाषा सिखानी है, अब बताइए कैसे सिखाएंगे, भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसके बाद ईवीएस का हम करने वाले हैं, इसके बाद ईवीएस, फिर सीडीपी, इसी तरह के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी भी क्लास है। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं मास्टर के पास काम धाम नहीं रहता क्या, जो एक के बाद एक क्लास लेते रहता है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को कट कर देते हैं भैया। प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाने के लिए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करेंगे। वाह, साइंटिफिक अगर आप फैक्ट यूज करेंगे तो फिर बच्चे को तो और भी समझ में नहीं आएगा। भाषा का व्याकरण सिखाने लगेंगे। सोचिए पूरा और पूरा आपने क्या कर दिया कि बच्चों को भाषा का व्याकरण सिखाना शुरू कर दिया। और उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाएंगे। यहाँ निम्न स्तरीय बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप उच्च स्तरीय पढ़ा रहे हैं। जब भैया 3 गलत हो गया तो एक सही कर देना चाहिए आपको। भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए कि कैसे भाषा का प्रयोग, मतलब कैसे हमें बोलना चाहिए। भाई हिंदी बोलना है तो हिंदी कैसे बोलना चाहिए वो तो आप जानते ही हैं कैसे बोलना चाहिए। यार इतनी जल्दी मैं जल्दी करवाता हूँ तब भी कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, अभी आधे घंटे मतलब आप लोग थोड़ा से मुझे समय दीजिए। मतलब कि 30 मिनट में काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। जब मुझे ज़्यादा करवाना है और अच्छा करवाना है तो फिर थोड़ा से आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा से 10 से सवा 10 बजे तक जगिए, 10:30 बजे तक जगिए। थोड़ा से जगनी, अपने नींद को थोड़ा से आप अपने आँखों को थोड़ा से एक तरीके से आराम मत कम करने दीजिए, क्योंकि समय थोड़ा से कम पड़ जाता है। आप सोचिए कि अगर मैं चारों ऑप्शन को ना बताऊं, बिना चारों ऑप्शन को बताए अगर मैं आपको सीधा आंसर बताते चलूं तो फिर ये हो जाएगा ना कि आप इससे अच्छा घर पे ही कर लेते पीछे क्वेश्चन देखकर। हाँ, इसलिए मुझे चारों ऑप्शन के बारे में बताने दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बात करते हैं अगले प्रश्न। कक्षा 1 के बच्चे को अपने डैश डैश से अपने प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर पड़ोसी, घर परिवार पड़ोसी परिवेश, घर परिवार दोस्तों और घर परिवार टीवी। जल्दी से जवाब दीजिए। अब इसका भी जवाब गलत कर रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार, और कौन सा ऑप्शन सही हो गया ये बताइए। अगर मुझे बताना हो तो मैं जल्दी बता दूंगा। एक तो भैया चौथा ऑप्शन कट कर दीजिए, चौथा ऑप्शन का यहाँ कोई काम नहीं है। घर परिवार दोस्त, अगर दोस्त की भी ज़रूरत रहेगी तो भैया दोस्त इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, दोस्त इतना ज़्यादा, दोस्त को खुद ही नहीं आता है इतनी ज़्यादा भाषा, तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे, वो क्या बताएंगे। और पड़ोसी वाले क्या सिखाएंगे भाई, एक बार सोचिए। एक बार घर परिवार और परिवेश यहाँ पर आ जाएगा। परिवेश आते ही बच्चे कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक है, जैसे एक एनवायरनमेंट होता है, मतलब कि पड़ोस के लोग भी परिवेश में ही आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें बी ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पड़ोस में क्या होता है और लोग भी शामिल हो जाते हैं ना, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी सही करना पड़ेगा, सॉरी परिवेश में। चलिए अब आइए बात करते हैं सीडीपी के कुछ प्रश्नों को आइए बात करते हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें सही लग रही हैं या सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से करिए यस सर, और साथ ही साथ जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है। ये जो प्रश्न है ना, इसका जवाब देने में आपकी थोड़ी सी हालत खराब हो सकती है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में, अतीत मतलब हो जाता है पास्ट, कि समान परिस्थिति में एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, मतलब कि जो पहले समान परिस्थिति थी, मतलब इक्वल जो सिचुएशन थी, उसके आधार पर की गई अनुक्रियाओं के आधार पर यह नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित, आज ही हमने पढ़ाया हुआ है। सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम यहाँ पर लागू होता है, और सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति का नियम और सीखने का तत्परता नियम। याद करिए थॉर्नडाइक महोदय का नियम है, यहाँ पर थॉर्नडाइक महोदय का नियम है, याद करिए। थॉर्नडाइक महोदय ने 8 नियम दिया था, 3 मुख्य और 5 गौड़। जल्दी से जवाब दीजिए। अब इसका जवाब देने में बिल्कुल भी आपको कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा अतीत मतलब कि पास्ट में वो समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर क्या कर रहा है,
नई स्थितियों के प्रति, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। मतलब जो पहले उसने ऐसा किया हुआ है, अब जब नई सिचुएशन उसे मिल रही है तो उस आधार पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। देखिए सीखने का सादृश्य नियम और सीखने का प्रभाव नियम और सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम। देखो एक तो दो ऑप्शन यहाँ से कट कर दीजिए, फालतू मत सोचिए। यहाँ पर ए भी काट दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाता है दूसरा सही हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम लागू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है और सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया होती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इस बार आपका जो प्रश्न है हो सकता है गलत हो जाए। थोड़ा से पानी पीना था। जल्दी से जवाब देते चलिए दोस्तों, जल्दी से जवाब देते चलिए और लाइक करते चलिए और डिसलाइक मत करिएगा यार। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन को सीखने की प्रक्रिया, क्वेश्चन को समझिए, सीखने की प्रोसेस मतलब लर्निंग के प्रोसेस की विशेषता नहीं मानी जानी चाहिए। विशेषता नहीं मानी जानी चाहिए। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है और इतना अच्छा आंसर है कि इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, सीधा और सीधा पहला ही लगा दीजिए भैया। शैक्षिक संस्थान एक ही मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा किसने कहा है कि एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर शिक्षण संस्थान में ही सीखा जा सकता है? अब सोचिए, अगर मैं ये कह दूं कि मेरी ही कोचिंग अच्छी है और यहीं पर केवल आप सीख सकते हैं, यहीं पर केवल आप पास कर सकते हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति एक तरीके से क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी भी कर सकता है दोस्तों, सेल्फ स्टडी तरीके से भी सीख सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला गलत हो जाता है, यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन था और साफ साफ ए हमें कर देना चाहिए। पहला गलत हो गया, सॉरी पहला यहाँ पर सही है तो 3 हमारा एक तरीके से सही रहेगा ही। ठीक है, 3 मतलब गलत हो गया। चलिए, सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? इस प्रश्न का जवाब मत गलत कीजिएगा प्लीज। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रश्न को गलत ना करें। ठीक है, अगर गलत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। देखिए, हमने जो CDP के 3 वीडियो करवाया है दोस्तों, 2 वीडियो अभी शेयर किया है, एक और शेयर करने वाला हूं, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद एनवायरनमेंट की वीडियो आने वाली है, इसके बाद आप मैथ की पेडागोजी आने वाली, हिंदी की पेडागोजी आने वाली। आप ये समझ लीजिए, आपके पेपर आते आते सारी वीडियोज आ जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट की आ जाएंगी। आप परेशान हो जाएंगे देखते देखते, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ कि अभी देख लीजिए, मौका है। नहीं तो इतनी ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी देखने में। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया है? देखिए, सिंपल सी बात ये है कि कोहलर साहब आ जाते हैं, वर्दिमर साहब आ जाते हैं गेस्टाल्ट वादियों में। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। यहाँ पर इनको कट करिए ना भाई, ये संज्ञानात्मक, ठीक है। ए पालो साहब कुत्ते पर काम किए थे, बाइगोस्की साहब सामाजिक की बात करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारी और अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और सीखने की तत्परता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। एक शिक्षिका है, अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वाह भाई, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहती है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं कोई आंसर पहले नहीं देता हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ। सामूहिक चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत ही अच्छी है। ये शिक्षिका जो भी है, ठीक है, इसके जो आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे हैं, हमें पसंद आया और आपको भी पसंद आना चाहिए। इनका जो आइडिया रहा बहुत अच्छा रहा। इन्होंने कहा कि देखो, हम प्रश्न का उत्तर तो देंगे नहीं, आप क्या करिए, अपने ग्रुप बनाकर बातचीत करिए, वहाँ पर चर्चाएं कीजिए और एक दूसरे से सहयोग लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सीख जाएंगे, मतलब आपको आने लगेगा, मतलब इस प्रश्न का जो जवाब है मिल जाएगा। बिल्कुल इनका सही बात है। और मैं क्या कर देता हूँ, तुरंत बता देता हूँ
इसीलिए आप लोग जल्दी से लगाते नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए। सक्रिय भागीदारिता की बात की जा रही है और अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। कुछ लोग तो ऐसे आंसर लगाते हैं कि एक काम कर लेते हैं, इसमें का हमें जो बी वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसको लगा देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या रहते हैं, जैसे कि तत्परता का नियम सुने होंगे तो एक काम कर देते हैं, हम तत्परता ही लगा देते हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे एक काम कर लेते हैं, देख रहे हैं कि किसका सही हो रहा है, किसका सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, तो एक काम करते हैं इसी को फॉलो कर लेते हैं ताकि हमारा भी क्रेडिट बन जाए। भैया ऐसा मत करिए, आप अपना आंसर दीजिए, दूसरे का दीजिए, दूसरे को मत देखिए वो क्या कर रहा है, उसके कैसे प्रश्न सही रहे, वो उसकी खुद की इच्छा है कि कैसे सही कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय भागीदारी सिद्धांत पर आधारित है। सिंपल सी बात इतना है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए एक पीटी खेल, पीटी समझ रहे हैं ना, जो आपका फिजिकल वाला खेल होता है, टेस्ट होता है। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों से क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता, मतलब कि जो एरिया होता है उसको सुधार करना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा। एक जो प्रश्न है इतना अच्छा है कि रिपीट हो सकता है, दोबारा आ सकता है, इस बार आ सकता है, ठीक है, किसी के भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले ले और मेरा नाम लिख ले बाद में, ठीक है, और क्या नाम हो जाएगा जब वो पेपर देकर आएगा तब बताएगा। एक पीटी मास्टर है, वो क्या चाह रहा है कि क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के जो मतलब खेल का जो क्षेत्र है उसको सुधारना चाहता है। अब यहाँ पर शिक्षार्थियों से कहा गया भैया तुम बताओ कि सबसे अच्छा उपयुक्त रास्ता क्या होगा। शिक्षार्थी को क्षेत्रीकरण करने का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर से पीछे के तर्क स्पष्ट करना चाहिए। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना चाहिए और शिक्षार्थी को अवलोकन करेंगे। जवाब अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, जवाब अच्छा देना चाहिए। बताइएगा जल्दी से बताते चलिए। अच्छा, कुछ छात्र लेट में आते हैं, फिर वे क्या करते हैं, जो मन करता है जैसा मन करता है, भैया पहला ऑप्शन दिख रहा है ना लगा दिए, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ना लगा दिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उस बार हमने पहला लगाया था यार गलत हो गया था, एक काम कर देता हूँ इस बार दूसरा लगा के देख लेता हूँ। और कुछ छात्र ये सोचते हैं यार उस बार हमने चौथा लगाया था, एक काम करते हैं गलत हो गया था, इस बार तीसरा लगा के देख लेते हैं। जब 3-4 बार उनके गलत हो जाते हैं ना तो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। वो बोलते हैं हमें पढ़ना ही नहीं है इनसे, हम किसी और को देखते हैं जो एकदम सरल क्वेश्चन करवा रहा होगा, जो ऐसा करवा रहा होगा कि शैशवावस्था का कार्यकाल कितना होता है, बाल्यावस्था का काल कितना होता है, ठीक है, और एक तरीके से किलपैट्रिक महोदय कौन थे, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, इस तरह अगर कोई करवा रहा हो तो वहाँ हम जाते हैं, क्योंकि ये मास्टर सही नहीं करवा रहा है, सारे क्वेश्चन गलत करवा दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोचकर निकल लेते हैं, ठीक। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना अनुभव आपको पास है। अरे भाई इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है ना बहुत सारे छात्रों को, वो निकल लेते हैं, वो इसलिए निकल लेते हैं, वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर, सारे हमारे क्वेश्चन ही गलत करवा दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे मेरी तैयारी ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं आपके क्वेश्चन गलत करवा रहा हूँ तो इसका मूल कारण ये है कि आप पढ़ें, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ, ठीक है, ना कि आपको हतोत्साहित किया जा रहा है। चलिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये सही हो जाता है। चलिए सीखने की तत्परता की ओर से संकेत करते हैं। अब इसका जवाब तो गलत मत करिएगा। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम शिक्षार्थियों को समान योग्यता पर सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक और सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। दोस्तों जवाब जल्दी से दीजिएगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। कुछ लोगों ने तो पहला लगा दिया होगा जल्दी, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम आता है इसलिए लगा दिया होगा। अभी सर ने 2 मिनट पहले ही बताया था कि थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिया है जिसमें तत्परता का नियम भी लागू होता है। जल्दी से उन्होंने लगा दिया होगा बिना सोचे, क्योंकि उन्होंने देखा था, पढ़ा था एक बार, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। भैया क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों। चलिए पहला ऑप्शन हम गलत काट देते हैं, ऐसी बातें ही नहीं की जा रही है। शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर है, भाई ऐसा कहाँ हो रहा है।
फिर अब बात करते हैं सीखने की कार्य की प्रवृत्ति की ओर संतुष्ट करने की बात की जा रही है। नहीं भाई, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करना, सीखने की सात्यात्मक की में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर देखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों तीसरा होता है वो सही हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, फिर इसके बाद ज्योग्राफी ईवीएस के क्वेश्चन है, 2-3 कर लीजिएगा। यार क्लास बड़ी हो जा रही है, क्लास बड़ी हो जा रही है। 8 मिनट कर लेते हैं दोस्तों, 8 मिनट, 40 मिनट के कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। मैं सच बताऊं कि अगर जो मैं लक्ष्य लेकर आता हूं, अगर मैं उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपको सच बताऊं कि वो मेरा मन नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने कई बार एक चीज़ देखा होगा पढ़ते समय, जब मैं पढ़ाता रहता हूं ऑफलाइन वाले छात्रों को, कई बार क्या होता है कि जो 5-6 पॉइंट, जैसे 10-12 पॉइंट रहते हैं। हाँ, एक बार हमारी नोट्स में 10-12 पॉइंट है, और जब मैं 5-6 पॉइंट लिखा देता हूँ तो फिर कहता हूँ चलो रहने दो, लेकिन फिर 2 मिनट भी नहीं बीतता, मैं कहता हूँ नहीं 2-4 पॉइंट और लिख लो। उसका मूल कारण ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ और ज़्यादा लिखाना, बात ये होती है कि मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि हमेशा आदत पड़ी हुई है सब कुछ पढ़ा कर देना और अच्छे से देना, और जब कम लिखा देते हैं और कम करवा देते हैं तो फिर वो बातें हो जाती हैं कि रातों में नींद नहीं आती। फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमने अन्याय किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमने गलत किया हुआ है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वे लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारे छात्र हम पर विश्वास करते हैं, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस जैसे 2 घंटे पढ़ा रहे हो उसे 10 मिनट पढ़ाने में क्या जा रही थी। ठीक है, तो फिर इसीलिए फिर क्या होता है कि फिर मेरा मन ऐसा नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं पूरा करवा ही दूँ, ताकि जब मैं बैठूं अकेले में तो मुझे इस बात की गिल्टी फील ना हो कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो यही होती है, अगर आप ईमानदार हैं ना, मैंने देखा है जो व्यक्ति ईमानदार होता है अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ में, तो फिर क्या होता है कि अगर वो कम करता है ना, तो उसका मन जो होता है ना ऐसा करने के लिए मना करता है कि वो ऐसा ना करे। ठीक है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बात करते हैं कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसका जवाब आपको दे देना चाहिए था, क्योंकि मैं बात जब कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि आपको सुनते समय इसके क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहिए था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय और डर, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर दबाव करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है? दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पर अधिगम को सकारात्मक प्रकार से, देखिए यहाँ पर सीखने की बात की जा रही है, ना कि ये सब अनुत्तीर्ण, सहपाठियों की प्रतियोगिता, माता पिता के दबाव। नहीं भाई, अर्थपूर्ण संबंध की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन कर ही लेते हैं दोस्तों, 4-5 कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो फिर जल्दी से यस सर करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा इसका, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रूप से रंग देने के लिए, कीड़ों से दूर करने के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अब इसका जवाब देने में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब जो प्रश्न है बिल्कुल सरल वाले हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये मत सोचिए कि मैं एकदम सरल लेकर आया हूँ। ठीक है, कि एक तरीके से मिट्टी का घर क्या होता है, ऐसी बातें नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दिया भी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी के दीवारों को फर्श को लीपा इसलिए जाता है ताकि कीड़ों से दूर मतलब रखा जा सके, उसमें लकड़ी वगैरह जो होती है वो सड़े ना। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा का क्या हो जाता है? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती हैं, पहला ऑप्शन। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती हैं, उर्वर बन जाती हैं और बंजर हो जाती हैं। अब इसका जवाब देने में तो कोई छात्र गलती करेगा ही नहीं, बोलेगा अरे सर आपको बताना चाहिए था, अब तक मैं आंसर ही दे देता, आपको बिना फालतू ही पढ़ रहे हैं। किसी एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा, नहीं भाई जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए आयोग ने क्या किया हुआ है, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है, लेकिन नहीं, बंजर हो जाती है। अगर एक ही फसल को बार बार आप उपयोग कर रहे हैं और क्या होगा और उसमें रसायन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रसायन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उर्वरा क्षमता उसकी कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो बंजर होने जैसे संभावना बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो फिर मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए, मतलब बंजर हो जाएगी ज़्यादा। अगर किसी कहीं पर आप सोचिए बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार फसल उपयोग कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रसायन, यहाँ पर अगर जैविक खाद की बात की जाती है तो मैं पहला ऑप्शन लगा देता बिना कुछ सोचे। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे मैं क्या करता, एक तरीके से पहला ऑप्शन लगा देता या तो फिर मैं तीसरा लगा देता कि उर्वरक बन जाएगी। वैसे तो मैं पहला लगा देता, ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर एक ही जगह पर बार बार किसी फसल को आप उगा रहे हैं और रसायन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल का, तो एक समय आ जाएगा जब मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, मतलब खेत बंजर बन जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देना चाहिए, मतलब डी यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे अनुसार। बाकी आयोग ने बताया हुआ है, आयोग के अनुसार ए है, मेरे अनुसार ए है। अब आप लोग देख लीजिए, आपको मेरे अनुसार चलना है या आयोग के अनुसार चलना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग गलत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार आयोग भी क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि आयोग कोई भगवान है। ठीक है, आयोग के भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। चलिए, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, कौन सा? शकरखोरा, कलचिड़ी और कौवा और फाख्ता। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, इस क्लास को यहीं पर स्थगित कर देते हैं। कल इसके कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे और इसके बाद हमारी दूसरी क्लास होगी। तो ये मान के चलिए कि 9:50 या 50 मिनट पर मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए और पानी उन्हें पी लीजिए ताकि दूसरी क्लास के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। अच्छा, कहीं जाइएगा नहीं, दूसरी क्लास को जरूर देख कर जाइए। ज़्यादा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट की ही क्लास ले लेता हूँ, लेकिन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आज स्टार्ट कर दूंगा तो अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। एक बार कोई भी देखेगा तो उसका मन हैप्पी हो जाएगा, उसको लगेगा कि वाकई में देखना ही चाहिए था। चलिए, बात करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। इसमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी आपका मन करता है कर दीजिएगा, ये मर्जी आपकी। थैंक यू।